So hi everyone, this is Abhishek once again. Welcome to Focal IS, and our today's topic of discussion is Employees Compensation Act 1923. अब ये जो आपका Employees Compensation Act 1923 है, ये सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है जो कि आपका सिलेबस में है ईपीएफओ एग्जामिनेशन, जो कि आपका नवंबर में होने वाला है। अब ये सोशल सिक्योरिटीज जो लॉज हैं इन इंडिया, आप देख रहे हो कि यहाँ टोटल 9 लॉज लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। These laws further amalgamated into a code on social security in the year 2020। लेकिन हम जब पीवाईक्यू देखते हैं तो हम देखते हैं कि इन लॉज से भी प्रश्न पूछे गए हैं, बिकॉज लेबर इज अ पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, जहां पे स्टेट्स के पास भी पावर है कि वो इनको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से लागू कर सके। तो ये हर जगह पे अभी पूरा डिटेल में लागू नहीं हुआ है, इस वजह से इस बार भी इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारा डिस्कशन का जो तरीका होगा वो यही होगा कि पहले ये पुराने लॉज हम डिस्कस करेंगे, फिर आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अच्छा, दिस ऑल डिस्कशन विच वी आर डूइंग हियर इज अ पार्ट ऑफ आवर लार्जर प्रोग्राम, जो कि हम आपके ईपीएफओ के लिए चला रहे हैं। कंप्लीट बैच है फॉर योर ईपीएफओ एग्जामिनेशन 2025। इसमें हम आपका कंप्लीट सिलेबस ऑफ ईपीएफओ एक्सक्लूडिंग मैथ्स एंड रीजनिंग, दो पार्ट को छोड़ के कंप्लीट कवरेज करवा रहे हैं। तो इस कंप्लीट कवरेज में व्हाट यू विल गेट इज 2000 प्लस एमसीक्यू डिस्कशन ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, साथ में डिटेल्ड क्रिस्प नोट्स। अब क्रिस्प लिखने का मतलब ये क्रिस्प है ना, डिटेल्ड एंड क्रिस्प हैं। ठीक है, नोट्स जो कि लेट्स से पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, अभी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको देखिएगा कि जहां 4 पेज में ये कंप्लीट जो आपका पीडीएफ है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट पे। अब इस कंप्लीट जो पीडीएफ है 4 पेज में, इसमें 3 पेजेस में आपका तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, एक पेज में शॉर्ट समरी है ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो दिस वन पेज इज मोर देन सफिशिएंट कि आपके जो पीवाईक्यूज आप देखोगे कि सॉल्व कर पाओ इस एक पेज से। 3 पेज ऑलरेडी ये भी क्रिस्प है, क्योंकि टोटल जो आपका पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है वो 12 से 15 पेज में। ठीक है, इसको हमने 2 बार में, मतलब 2 बार का रिवीजन का प्लान है कि आप एक बार डिटेल 3 पेज में पढ़िए, फिर एक पेज में 1 पेजर समरी पढ़िए। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ मिल रहा है, साथ में 2000 एमसीक्यूज मिल रहे हैं। अब इस एमसीक्यूज के पहले हम एक क्रिस्प समरी आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर रहे हैं, ताकि ये समरी पढ़ के आप ये जो क्वेश्चंस आपके किसी, मान लीजिए एक दिन में हम एक एक्ट करवा रहे हैं, अभी आने वाले समय में 2-2 एक्ट एक-एक दिन में होंगे, तो 20 से 25 से 30 क्वेश्चन एक दिन में किए जाएंगे टेलीग्राम पे। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिल रहे हैं और वीडियोस भी मिल रही हैं, और ये आपके वीडियोस आर फ्री, वीडियोस के कोई चार्ज नहीं है। लेकिन ये जो पीडीएफ नोट्स हैं, अभी 2-3 तो हमने प्रोवाइड करवाए हैं टेलीग्राम चैनल पे, सो दैट आप जान सको कि किस तरह का ये मटेरियल है, इज दिस वर्थ और नॉट। तो ये अभी तो 3-4 हमने शेयर किया है, तो वहां पे आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हो, यू कैन हैव अ लुक। और अगर आप इसको कंप्लीट चाहते हो कि मुझे डेली पीडीएफ्स मिले और कंप्लीट वीडियोस मिले, ठीक है, कुछ वीडियोस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी और आईआर की वीडियोस फ्री होंगी। बाकी पॉलिटी का जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जो पूछे जा सकते हैं प्रश्न कौन कौन से सेक्शन से, इकोनॉमी, वो पेड वर्जन में होगी। ठीक है, तो ये इसकी बस फी 999 रुपीज है। साथ में अगर आपको टेस्ट सीरीज भी चाहिए तो 500 रुपीज उसके लिए अलग से है। ठीक है, तो बस ये इतना सा है। ठीक है, ये जो 2000 क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं कि ये रामबाण है, और आप ये कंप्लीट प्रोग्राम अगर हमारे साथ इसी टोन में फॉलो करते हैं तो यू विल गेट मोर देन कॉन्फिडेंट कि आप ये 80% जो है 80% ऑफ द सेक्शन इसको इजीली टैकल कर पाओगे। ठीक है, टाइम अगर अलाउ करेगा तो विल मूव टुवर्ड्स इंग्लिश एज वेल। ठीक है, लेकिन अभी तक हम कंप्यूटर तक रह रहे हैं। ठीक है, इतनी चीजें करवाएंगे। अब इतनी चीजों में ये करने का तरीका क्या है, क्योंकि अभी हमारे पास 45 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, 45 डेज बचे हुए हैं, तो हमारा कोशिश है कि आपका आईआर एंड लेबर लॉज ये आने वाले 15 दिन में, कोशिश नहीं, दिस इज अ गारंटी कि हम 15 दिन में इसको डिटेल विद डिस्कशन, विद पीवाईक्यू, विद क्विजेज 100% इसको करवाएंगे। हर एंगल हम तलाशेंगे ताकि इसका एक भी सेक्शन छूटे ना, एक भी प्रश्न आपसे छूट ना जाए कि ये इस सेक्शन से ये एक्स्ट्रा प्रश्न पूछ लिया गया। ठीक है, एपीएफसी का क्वेश्चन देखोगे तो थोड़ी सी नॉर्मल साइड पे थे, लेकिन अगर आप वहीं पे किसका ईओएओ का 2023 का पेपर देखोगे तो वहां पे डिटेल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, अभी तक हमने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट सोशल सिक्योरिटी से और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट कर लिया है। ठीक है,
ये आपके कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो बाई आज कौन सी डेट है? आज है मेरे ख्याल से 1 सेकंड लेट मी चेक। आज 15 है। बाय 17 आपको कंप्लीट जो सोशल सिक्योरिटी का पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीट पीडीएफ किनको मिलेगा? जो सब्सक्राइब करेंगे इन प्रोग्राम को। तो फॉर दैट देयर इज अ नंबर 7827530282। इस पे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे कुछ भी करके आप ये प्रोग्राम सब्सक्राइब कर सकते हो। और फोकल आईएएस का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, ताकि आपको डिटेल ये पीडीएफ कैसी हैं, क्विजेस किस तरह के हम करवा रहे हैं, वो डिटेल आपको मिल सके। 7827530282 पेटीएम, फोन पे, गूगल पे कुछ भी करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसी नंबर के व्हाट्सएप पे, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो ऑफ पेमेंट। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग अ मिनट। एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। चलिए, तो एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 इसका जो है अमेंडमेंट हुआ था इन 2017। तो ये अमेंडमेंट के हिसाब से ही है, ठीक है, एज अमेंडेड बाय एम्प्लॉयज कंपनसेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017, ठीक है। तो ये 2023 का है, 2017 में अमेंडमेंट हुआ है, उसी हिसाब से हम इसको करेंगे। तो कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो एक्ट इंश्योर करता है पेमेंट फॉर इंजरीज, ठीक है, किसी इंजरी के लिए सस्टेन बाय एम्प्लॉयज। कहां पे? प्रीमाइस में, ठीक है। जब प्रीमाइस है, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आती है कि जब उस एम्प्लॉयर की जहां वर्क प्रीमाइस है वहां पे ये इंसिडेंट हुआ है। देयर इज एक्सेप्शन आल्सो, उसको हम आगे देखेंगे। इस प्रीमाइस के अंदर हुआ हो, तो इस प्रीमाइस के अंदर किसी भी कंडीशन में हुआ हो, वो वर्क कर रहा हो, किसी मशीनरी पे हो, या जस्ट प्रीमाइस में हो, उसका प्रीमाइस में होना जरूरी है, तब वो कंपनसेशन के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट इज मैंडेटरी फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड कंपनसेशन। अब ये आगे देखेंगे कि ये सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयर कौन है। और ये एक्सीडेंट कब होना चाहिए, वही हमने बात की कि एक्सीडेंट जो है एम्प्लॉयमेंट के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कवर्स इंजरीज स्पेशली कॉज्ड बाय एक्सीडेंट्स इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब वो उस एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में हो, यानी वो ड्यूटी पे हो। इन शॉर्ट टर्म आपको समझने के लिए, अब यहाँ पे सेक्शन 1 में क्या चीज दिया हुआ है वो तो ब्रीफ ओवरव्यू है। तो सेक्शन 1 में स्कोप एंड एप्लीकेशन दिया हुआ है सेक्शन 1 में। तो ये होल ऑफ इंडिया को एक्सटेंड करता है, फैक्ट है। 1 जुलाई 1924 को कमेंस हुआ था, दिस इज आल्सो अ फैक्ट। कवर्स एम्प्लॉयमेंट लिस्टेड इन शेड्यूल 2। अब शेड्यूल 2 में जो भी एम्प्लॉयमेंट लिस्टेड है उनको कवर करता है। तो क्या ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी कवर करता है? नहीं। आने वाला जो आपका जो सेक्शन है, वो कोड है, उसमें इन सारी चीजों को कवर करवाया गया है, लेकिन यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कवर नहीं किया है। एक्सक्लूड किसको कर रहा है? आर्म फोर्सेस के मेंबर्स को, ठीक है। अब ये सेक्शन 2 में हमारी डेफिनेशन है, ठीक है। सेक्शन 2 डील्स विद डेफिनेशन। तो यहाँ पे एम्प्लॉय कौन है ये बताया है। रेलवे सर्वेंट्स हो सकते हैं, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होना चाहिए, ठीक है, मैनेजमेंट में नहीं होना चाहिए। शिप एयरक्राफ्ट के क्रू मेंबर्स, ठीक है, इसमें कैप्टन नहीं आएगा, ठीक है, क्रू मेंबर्स आएंगे, कैप्टन एक्सक्लूडेड है, ठीक है। ड्राइवर्स, मैकेनिक्स, हेल्पर्स, वर्कर्स रिक्रूटेड फॉर वर्क अब्रॉड, ये सारे के सारे एम्प्लॉयज की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब डेफिनेशन में लेबर कमिश्नर या कमिश्नर दिया हुआ है, नहीं ये फोटो लगा दी है, लेबर कमिश्नर हटा देना, ठीक है। तो कमिश्नर, ठीक, कमिश्नर कौन है? तो कमिश्नर सारे भी जो कंप्लायंसेस हैं उसको वो दिलवाएगा, ठीक है, कमिश्नर का काम है। तो ये एक ऑफिसर है अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 20 टू हैंडल एम्प्लॉयज कंपेंसेशन केसेस, ठीक है, ये कमिश्नर का काम है, ठीक है, कमिश्नर का। आप कमिश्नर की पावर वगैरह आगे देखेंगे। अब यहाँ सेक्शन 2 में ही कंपनसेशन के बारे में बात की गई है कि कंपनसेशन क्या होता है। बिलीव मी कि डेफिनेशन वाला पार्ट ऑफ एनी लॉ, एनी एक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ज्यादातर क्वेश्चन 80% 70% ऑफ द क्वेश्चन आपके डेफिनेशन वाले सेक्शन से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। नाउ कंपनसेशन क्या है? तो अमाउंट पेएबल अंडर दिस एक्ट फॉर इंजरी और डेथ इज टर्म्ड एज कंपनसेशन। तो इंजरी या डेथ की वजह से जो अमाउंट पे किया जा रहा है टू द एम्प्लॉय, ये कंपनसेशन है, ठीक है। अब डिपेंडेंट कौन होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि जिसकी डेथ हुई है, अब इसको डेथ हुई तो इसको तो पैसा नहीं मिलेगा। इंजरी के केस में इसको मिल सकता है, लेकिन डेथ के केस में तो इनको नहीं मिलेगा। तो किसको मिलेगा? तो इनके कोई रिलेटिव हो जो एलिजिबल हो टू क्लेम कंपनसेशन ऑन डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय। तो ये कौन हो सकता है? विडो हो सकती है ऑफ दैट पर्सन, माइनर लेजिटिमेट सन हो सकता है, एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो सकता है, विडोड मदर हो सकती है ना, विडोड मदर हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है इसके डिपेंडेंट्स हैं।
इफ होली डिपेंडेंट कौन है? 100% उसी पर्सन पे डिपेंडेंट। तो इन्फर्म या जिसका दिमाग सही नहीं हो, बेटा या बेटी, जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो, ये होली डिपेंडेंट है। लेकिन जो इन्फॉर्म नहीं है और 18 साल से ऊपर है तो ये होली डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो एलिजिबल है, ठीक है, लेकिन उसमें पार्ट है, ठीक है। इफ पार्शियली डिपेंडेंट तो इसमें विडोवर है, पेरेंट्स हैं, माइनर और विडोड सिबलिंग्स हैं, ठीक है, विडोड डॉटर इन लॉ है, ठीक है, माइनर या विडोड सिबलिंग्स हैं, ठीक है, जिन जो विडोड हैं, विडोड डॉटर इन लॉ है, और ग्रैंड चिल्ड्रंस है और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है। इफ पेरेंट्स नॉट अलाइव देन ग्रैंड चिल्ड्रंस उनके, ठीक है। एक्सप्लेनेशन तो सन, डॉटर या चाइल्ड, ये इंक्लूड जो इनमें एडॉप्टेड भी रहेंगे ये भी इस कैटेगरी में आएंगे, सन, डॉटर या चाइल्ड की कैटेगरी में तब भी फॉलो करेंगे, वो एडॉप्टेड हो नॉन एडॉप्टेड हो डजंट मैटर, ठीक है। तो ये समझना कि डिपेंडेंट कौन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस तरह से एमसीक्यूज फॉल कर सकता है कि इसमें से जो है आपके आपके एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट के तहत डिपेंडेंट की कैटेगरीज में डेफिनेशन में कौन कौन आता है। तो यहाँ पे विडोड, माइनर, लेजिटिमेट, एडॉप्टेड चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, लेजिटिमेट है, एडॉप्टेड नॉन एडॉप्टेड दोनों चिल्ड्रंस हैं, विडोड मदर है। होली डिपेंडेंट में इन्फर्म सन या डॉटर आ सकते हैं जिनकी 18 साल से उम्र ज्यादा है। पार्शियली डिपेंडेंट में विडोवर है, पेरेंट्स हैं, माइनर और विडोड सिबलिंग्स हैं, भाई बहन भी आएंगे जो है जो कि विडोड है, विडोड डॉटर इन लॉ है, बहू है, ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हैं। इफ पेरेंट नॉट अलाइव तब ग्रैंड चिल्ड्रन है ना, अगर पेरेंट्स हैं तो ग्रैंड चिल्ड्रन काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब एम्प्लॉइज की क्या डेफिनेशन है एम्प्लॉय की? तो 2017 के अमेंडमेंट के हिसाब से रेलवे सर्वेंट नॉट इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट एम्प्लॉय है, क्रू मेंबर ऑफ शिप और एयरक्राफ्ट, ड्राइवर, मैकेनिक, हेल्पर और पर्सन रिक्रूटेड फॉर वर्क अब्रॉड इफ रजिस्टर्ड इन इंडिया, कंपनी अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है और पर्सन रिक्रूटेड फॉर वर्क अब्रॉड है, इस रजिस्टर्ड कंपनी जो है, तो वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में फॉल करता है। पर्सन एम्प्लॉयड इन कैपेसिटी लिस्टेड इन शेड्यूल 2 वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन या ओरल, ठीक है, तो ओरल हो या रिटन हो, लेकिन अगर पर्सन एम्प्लॉय है इन कैपेसिटी लिस्टेड इन शेड्यूल 2 तो वो एम्प्लॉयर के कैटेगरी में फॉल करता है। अब ये आर्म फोर्सेस के मेंबर को एक्सक्लूड किया जाता है, तो ध्यान रखना आर्म फोर्सेस यहाँ पे सिंपल टर्म लिखा हुआ है, जैसे आप इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में देखोगे तो वो सेंट्रल आर्म फोर्सेस लिखा हुआ है, सेंट्रल आर्म फोर्सेस, यहाँ पे सेंट्रल आर्म फोर्सेस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे आर्म फोर्सेस लिखा हुआ है। अब ये इंक्लूड करता है डिपेंडेंट्स ऑफ डिजीज एम्प्लॉय, ठीक है, डिपेंडेंट्स ऑफ डिजीज एम्प्लॉय को भी एम्प्लॉय की कैटेगरी में, ठीक है। अगर डिजीज यानी जिसकी एम्प्लॉय की जिसकी डेथ हो चुकी है ड्यू टू सम एक्सीडेंट, ठीक है, तो उसका जो पैसा किसको दिया जाएगा? डिजीज एम्प्लॉय के डिपेंडेंट को, ठीक है, डिपेंडेंट को, तो उसको भी एम्प्लॉय की कैटेगरी में डाल के ये पैसा दिया जाएगा। होप कि किसी अदर एक्ट से उसको एम्प्लॉयमेंट भी दिलाया जा सकता है, इस वजह से उसको एम्प्लॉय की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। अब एम्प्लॉयर की डेफिनेशन क्या है? तो ये एम्प्लॉयर जो है ये एनी पर्सन, ठीक है, कहा गया है कि एनी पर्सन और बॉडी इंप्लॉइंग अदर्स, ठीक है, अदर्स। अब इसमें सिंगल पर्सन कंपनी हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, या जो है एलएलपी हो, या जो आपकी प्रोप्राइटरशिप हो, किसी भी तरह की कोई भी कंपनी हो, ठीक है, ये जो है किसी और को जो इंप्लॉय करती है ये जो है इंप्लॉयर की कैटेगरी में आता है, ठीक है, इंप्लॉयर की कैटेगरी में आती है। इंक्लूड्स मैनेजिंग एजेंट्स, जो उस कंपनी को मैनेज कर रहा हो, यानी इंप्लॉयर जो मेन मालिक हो उसने किसी को अपॉइंट कर रखा हो कि आप मैनेज करोगे, तो ये जो मैनेजर है, जो मैनेजिंग एजेंट है, ये भी इंप्लॉयर की कैटेगरी में आएगा। या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसकी तरफ से, मतलब ऑनर की तरफ से, या डिजीज्ड एम्प्लॉयर, अगर ऑनर की किसी केस में डेथ हो जाती है तो ऐसा तो नहीं है कि जो एम्प्लॉय की डेथ हो रही है या इंजरी लग रही है तो उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर की डेथ हो गई, लेट्स से कि एम्प्लॉयर डाइड ऑफ सम कॉजेस, तो ये कंपनसेशन कौन देगा? तो ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट एम्प्लॉयर होगा ये कंपनसेशन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। इफ एम्प्लॉय इज लेंट और हायर्ड टेम्परेरीली, ठीक है, टेम्परेरीली लेंट किया गया है या हायर किया गया है टू अनदर पर्सन, टू अनदर पर्सन, दैट पर्सन इज ट्रीटेड एज एम्प्लॉयर फॉर दैट टाइम। कहने का मतलब है इन सिंपल टर्म्स, ये कंपनी ए है, दिस इज कंपनी ए एंड दिस इज कंपनी बी, एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, इसने कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करके कुछ एम्प्लॉयज को, तो हायर तो इसने किया, तो लीगली तो ये एम्प्लॉयर होना
लेकिन फॉर दैट टाइम हायर करके यहाँ पे दिया और इसका एक्सीडेंट इसी कंपनी के प्रीमाइस में हो रहा है, तो फॉर इमीडिएट टाइम ए को एम्प्लॉयर ट्रीट किया जाएगा, न कि बी को। तो तुरंत इसको कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा, बाद में ये दोनों सेटल करेंगे आपस में, ठीक है, बाद में ये दोनों सेटल करेंगे, बट इमीडिएटली कंपनी ए हैज टू प्रोवाइड दैट कंपनसेशन। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं कि लेट से कि बीएसएनएल की कंपनी है, बीएसएनएल है। अब बीएसएनएल में कुछ इनको वर्कर्स चाहिए जो काम करें, और ये टेम्परेरीली चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो किसी कॉन्ट्रैक्टर से ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इन्होंने इनको एम्प्लॉयज प्रोवाइड करवाया और ये खंभे से गिरने से इसकी डेथ हो गई या परमानेंट डिसेबल हो गया, तो तुरंत जो इसका एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आएगा वो बीएसएनएल आएगा, न कि कॉन्ट्रैक्टर आएगा। ये किस लिए किया गया? ताकि इसको इमीडिएट कंपनसेशन मिल सके। बाद में ये जो है सेटल होगा कॉन्ट्रैक्टर और बीएसएनएल के बीच में। समझ में आ रहा है? मैनेजिंग एजेंट कौन होते हैं? तो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ऑफ मैनेजिंग ट्रेड बिजनेसेस ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, यानी ऑनर जो है, लेट से कोई है कंपनी का और, लेकिन ये इसने किसी को अपॉइंट कर रखा है अपने ट्रेड या बिजनेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है, तो ये एम्प्लॉयर की कैटेगरी में फॉल करेगा और इसको मैनेजिंग एजेंट कहा जाएगा, ठीक है, मैनेजिंग एजेंट कहा जाएगा। इट्स नॉट अ मेयर मैनेजर, ठीक है, इसको एम्प्लॉय की तरह, एम्प्लॉयर की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन सेक्शन 2 में डिसेबलमेंट के भी टाइप हैं, ठीक है, तो ये पार्शियल डिसेबलमेंट में दो तरीके हैं, एक जो है टेम्परेरी रखा गया है, एक परमानेंट, ठीक है। तो पार्शियल टेम्परेरी डिसेबलमेंट है और पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट, दो कैटेगरीज हैं। अब पार्शियल टेम्परेरी डिसेबलमेंट कुछ इस तरह की चोट लगी, इंजरी हुई जो कि बाद में ठीक हो जाए, ठीक है, तो इसको पार्शियल टेम्परेरी डिसेबलमेंट की कैटेगरी में रखा गया। अब कुछ ऐसी चोट लगी कि जो ठीक ना हो लेकिन वो काम कर सकता है, ठीक है, हो सकता है कि उसका वर्क कुछ परसेंट का अफेक्ट हो, लेट्स से कि इसकी 100% की कैपेसिटी है, नाउ ही इज एबल टू डू दैट जॉब विद हिज 80% कैपेसिटी, ठीक है, तो ये पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट ऑफ 20% है, ठीक है, पार्शियल डिसेबलमेंट है लेकिन 20% का है, ठीक है, तो पार्शियल टेम्परेरी डिसेबलमेंट और पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट। तो रिडक्शन इन अर्निंग कैपेसिटी ड्यू टू टेम्परेरी या परमानेंट इंजरी, ठीक है। अब इंजरीज इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 आर कंसीडर्ड परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, इसका यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है, दैट इज नॉट ऑफ आर कंसर्न। तो ये समझना कि पार्शियली किसी को चोट लगी, ठीक है, इंजरी हुई, तो यहाँ पे कुछ इंजरी ऐसी हो सकती है कि लेट से कि हाथ में एक कट लगा, ठीक है, कट लगा, ठीक है, तो ये हो सकता है कि 15-20 दिन में ठीक हो जाए, 15-20 दिन में ठीक हो जाए, तो इसको पार्शियल टेम्परेरी डिसेबलमेंट के तौर पे आंका जाएगा। लेट से कि उसी को उसी इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत चोट लगी और ज्यादा, कि जिससे उसका 6 महीने का काम इम्पैक्ट कर जाए, और कुछ पार्ट जो है, या लेट से कि उंगली का आगे का हिस्सा कट गया या कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, तो ये पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब एक कैटेगरी इन्होंने रखी है टोटल डिसेबलमेंट। अभी टोटल डिसेबलमेंट क्या है? तो इंजरी रेंडरिंग एम्प्लॉय इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी वर्क ही कुड डू अर्लियर, जो पहले काम कर रहा था उसमें से कोई काम नहीं कर सकता, तो ये टोटल डिसेबलमेंट की कैटेगरी में आता है। दिस इज नॉट ऑफ टाइप ऑफ पार्शियल डिसेबलमेंट। तो समझ गए कि पार्शियल अगर परमानेंट डिसेबलमेंट होता है तो वो कुछ काम कर सकता है, लेकिन टोटल डिसेबलमेंट में जो पहले काम करता था उसका कोई भी काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरीज ऑफ डिसेबलमेंट है, तो तीनों के लिए कंपनसेशन भी अलग अलग होगा, उसको हम आगे देखते हैं। नाउ डेफिनेशन वेजेस का क्या है? वेज क्या होता है? वेज और सैलरी में डिफरेंस हमने जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में डिटेल में देखा हुआ है। तो एनी प्रिविलेज, किसी भी तरह का लाभ और बेनिफिट विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग एस्टिमेटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, जिसको पैसे के तौर पे एस्टिमेट किया जा सके, उसको हम वेज कहेंगे। लेकिन इसमें कुछ चीजें एक्सक्लूडेड हैं, ठीक है, वो एक्सक्लूडिंग क्या क्या चीजें हैं? तो इसमें ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं काउंट होगा। अगर कंपनी ट्रेवलिंग अलाउंस दे रही है तो ये वेज की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। अच्छा, ये वेजेस की डेफिनेशन कई कई एक्ट में अलग भी हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ या पेंशन में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, दिस इज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ द वेज, राइट, ये वेज का पार्ट नहीं है। पेमेंट फॉर स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस, लाइक कि उसको बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे दे दिए गए, चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए कुछ मंथली दिया जा रहा है, लेट से कि 1000 रुपए दिया जा रहा है, या न्यूज़पेपर अलाउंस दिया जा रहा है,
न्यूज़पेपर अलाउंस दिया जा रहा है, लेट से कि 300 रुपए महीने दिया जा रहा है। टेलीफोन बिल अलाउंस दिया जा रहा है, लेट से कि 299 दिया जा रहा है। ये भी आपके क्या है, वेजेस के पार्ट नहीं है। तो समझ में आया क्या है वेज? एनी प्रिविलेज और बेनिफिट विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग एस्टिमेटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ मनी अदर देन ट्रैवलिंग अलाउंस, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ या पेंशन फंड, या कोई इस तरह की पेमेंट जो स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस की तरह से दी जा रही है, उसको वेजेस में काउंट नहीं किया जाएगा। नाउ अब एम्प्लॉयर की लायबिलिटी क्या है कंपनसेशन के लिए, इसका डिटेल हमको सेक्शन 3 में मिलता है। हमने डेफिनेशन वाला पार्ट देख लिया है, ठीक है। व्हेन कंपनसेशन इज पेएबल और रिक्वायर्ड, तो एम्प्लॉयर को मस्ट पे करना है, ही एम्प्लॉयर मस्ट पे कंपनसेशन इफ पर्सनल इंजरी बाय एक्सीडेंट अराइजेस आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसको देना ही देना है, कंपनसेशन है, ठीक है, कंपनसेशन देना है। और ये कंपनसेशन ड्यू कब होता है, मतलब कब प्रोवाइड करवाना है, तो इंजरी होते ही, ठीक है। ड्यू जो है कब होता है, इमीडिएटली आफ्टर इंजरी, इमीडिएटली आफ्टर इंजरी, यानी इसी दिन से उसका ड्यू चालू हो जाएगा, मतलब जितने जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल उसको ये कंपनसेशन प्रोवाइड करवाना है, याद रखना। कुछ केसेस में कंपनसेशन प्रोवाइड लायबल नहीं होगा एम्प्लॉय कंपनसेशन के, तो वो केसेस कौन कौन से हैं? यहाँ पे एम्प्लॉय कंपनसेशन के लिए लायबल नहीं होगा, दो उसको इंजरी आई है, परमानेंटली डिसेबल हुआ है, किसी तरह की इंजरी आई है, लेकिन वो कंपनसेशन सीख नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहला है कि कोई घाव चोट लगी उसको, लेकिन वो 3 दिन के भीतर सही हो जाने वाली है, ठीक है, कोई चोट लगी वो 3 दिन के बाद में सेल्फ हील कर जाए, तो ऐसे केस में कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। अब वो किसी इंटॉक्सिकेशन के नशे में हो, शराब पिया हो, गांजा पिया हो, और उसकी वजह से इसको चोट लगी है, जिसकी वजह से किसी तरह का डिसेबलमेंट हो रहा है, तब भी ये कंपनसेशन एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा कंपनसेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। विलफुल डिसोबीडिएंट ऑफ सेफ्टी ऑर्डर्स, लेट से कि ये जो है आपका हेलमेट वहां पे रखा हुआ है, शूज रखे हुए हैं, ठीक है, और ये साफ साफ जो है स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आपको ये चीजें वियर करके काम पे जाना है, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं भाई साहब कि इन्होंने कहा कि भाई कोई देख नहीं रहा है, चलो हेलमेट हटा दे, और ऊपर से कुछ गिरा और इनका सर फूट गया, तो ये एम्प्लॉयर लायबल नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने तो सारी व्यवस्था कर रखी थी कि भाई आपको हेलमेट पहनना है, हेडगियर पहनना है, ये सारी चीजें पहन के जाना है, तभी काम पे जाओगे, ग्लव्स पहन के जाना है, बट यू आर नॉट ओबेइंग दैट ऑर्डर, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपनसेशन अमाउंट इन केस ऑफ इंजरी या एक्सीडेंट, ठीक है। रिमूवल और इग्नोरिंग सेफ्टी डिवाइसेस किसी तरह का है, तो तब भी जो है एम्प्लॉयमेंट जो है कंपनसेशन के लिए वो एम्प्लॉई जो है वो कंपनसेशन के लिए अलाउड नहीं है कि उसको कंपनसेशन दिया जाए। तो इन टर्म्स आप समझ गए होंगे कि ये जो 4 क्राइटेरिया है, इसके अलावा employer is liable to pay compensation in case of injury या डिसेबलमेंट या डेथ, ठीक है। इन केसेस के अलावा अगर जो है उस प्रीमाइस में कोई घटना होती है, तो उस प्रीमाइस में जहां पे वो काम कर रहा है एम्प्लॉय, ठीक है, तो एम्प्लॉयर लायबल है पेमेंट के लिए, एम्प्लॉयर लायबल है पेमेंट के लिए। अच्छा, अब कुछ जो चीजें हैं वो अगर वहां पे मान लीजिए कि उस प्रीमाइस में नहीं हुआ, उस घटना स्थल से बाहर चीजें हुई हैं, तब भी एम्प्लॉयर को पैसा देना है, कंपनसेशन देना है। तो कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीज है, ऑक्यूपेशनल डिजीज से ही समझ रहे हो कि ये ऑक्यूपाइड है जब फैक्ट्री में, इसकी वजह से इसको कोई बीमारी हो गई हो, है ना। लेट से कि वो किसी ऐसी इंडस्ट्री में, हजार्डस इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहां पे उसको कोई रोग हो गया वहां पे काम करने की वजह से, तब ये फिर भी ये डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आएगा, और एम्प्लॉयर को जो है कंपनसेशन पे करना होगा। तो पार्ट ए, इसमें 3 पार्ट लिए हैं। पार्ट ए की जो डिजीजेज हैं वो कौन कौन सी हैं, ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी, इसमें कहीं से भी कुछ लाने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अगर इस कैटेगरी में पार्ट ए की वजह से उसको कोई बीमारी हुई है, तो इसको ऑटोमेटिकली कंपनसेशन प्रोवाइड करवाना होगा। यानी कि लीड पॉइजनिंग हुई, लेट से मरकरी पॉइजनिंग हो गई, फॉस्फोरस पॉइजनिंग हो गई, सिलिकोसिस से कुछ हुआ, ठीक है, सिलिकोसिस यानी सिलिका इंडस्ट्री में काम कर रहा है, सैंड में, एबेस्टोसिस हुआ, बेंजीन पॉइजनिंग हुई, ठीक है। तो इसके लिए कोई सर्विस पीरियड, ये 1 दिन का भी काम किया एम्प्लॉय यहाँ पे है अगर, तो एम्प्लॉयर को कंपनसेशन देना होगा, कंपनसेशन देना होगा, 1 दिन के लिए भी काम किया है।
अब पार्ट बी की डिजीजेस हैं, इसमें कम से कम 6 महीने का कंटिन्यूअस वर्क रिक्वायर्ड है, ठीक है। 6 महीने का अगर काम नहीं किया है तो कंपनसेशन के लिए एम्प्लॉय एलिजिबल नहीं है। तो ही मस्ट वर्क फॉर 6 मंथ कंटिन्यूअसली। तो इसमें है क्रोम अल्सरेशन, एंथ्रैक्स इन्फेक्शन, कंप्रेस्ड एयर डिजीज, ठीक है। तो इस तरह के कुछ काम जैसे डाइवर्स वगैरह को हो रहे हैं, तो इसमें जो है इनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। बट जो आपकी क्राइटेरिया है, ही मस्ट बी वर्क फॉर मोर देन 6 मंथ कंटिन्यूअसली। पार्ट सी में जो डिजीजेस हैं, ई एप्लीकेबल टू एनी प्रोसेस विद स्पेसिफाइड हजार्ड, नॉइज इंड्यूस्ड जो हियरिंग लॉस हो गया, ठीक है, कि ज्यादा आवाज हो रही है किसी इंडस्ट्री में, उसकी वजह से एम्प्लॉय को हियरिंग लॉस हुआ है, तो इसको कंपनसेशन किसको, एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। स्किन डिजीज हुई है फ्रॉम केमिकल्स, न्यूमोकोनोसिस हुई है फ्रॉम डस्ट इनहेलेशन, तो इसके लिए कंपनसेशन के लिए वो लायबल है। अब वो बाहर रह रहा है, कहाँ रह रहा है, उससे मतलब नहीं है। अगर मल्टीपल, लेट से कि वो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है और सेम तरह की इंडस्ट्री में काम कर रहा है, और इसने बार बार इंडस्ट्री चेंज की है, किसी समय वो ए के पास काम किया, फिर बी के पास काम किया, सी के पास काम किया, डी के पास काम किया, और सब जगह सेम तरह का एक्सपोजर है उसको, लेट से किसी केमिकल का एक्सपोजर सेम तरह का है, तो ये क्या है कि डिजीज ट्रीटेड एज इंजरी बाय एक्सीडेंट इफ मल्टीपल एम्प्लॉयर, तो ये लायबिलिटी डिवाइड कर दी जाएगी। भाई कौन डिवाइड करेगा, ये कमिश्नर डिवाइड करेगा, चारों लोगों को पे करना पड़ेगा बराबर बराबर, ये लायबिलिटी एक के ऊपर नहीं रहेगी, ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, अब कंपनसेशन अमाउंट जो है ये सेक्शन 4 में बताया गया है। तो कंपनसेशन अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पे जो है 2023 में जो है क्वेश्चन आया, वो भी आपका कैसा क्वेश्चन आया, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन क्वेश्चन आपका इसी तरह का आया। ये जो है आपका ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें कंपनसेशन अमाउंट किस तरह से डिसाइड किया जाएगा, ये सेक्शन 4 में बताया हुआ है। तो अगर डेथ हो जा रही है तो इसमें कहा गया कि 50% ऑफ मंथली वेजेस, लेट से इसकी मंथली वेज 1500 रुपए हैं या 2000 रुपए हैं, हम यहाँ पे 2000 ले ले रहे हैं, मंथली वेज 2000 रुपए है, ठीक है। तो 50% ऑफ मंथली वेजेस प्लस रेलेवेंट फैक्टर। अब ये शेड्यूल 4 में रेलेवेंट फैक्टर दिया है बेस्ड ऑन एज, कि वो एम्प्लॉय की एज कितनी है उस हिसाब से रेलेवेंट फैक्टर लगाया जाएगा। अब ये जितनी कम एज है रेलेवेंट फैक्टर उतना ज्यादा होगा, यानी कंपनसेशन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी रेलेवेंट फैक्टर कम होता जाएगा। ये कम जो है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा, जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी रेलेवेंट फैक्टर, जैसे 16 साल पे देख रहे हो कि 228 है, वहीं 24 साल पे 218 है, ठीक है। तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है रेलेवेंट फैक्टर कम होगा, यानी ज्यादा कंपनसेशन, कम उम्र वालों को ज्यादा कंपनसेशन दिया जाएगा, और ये वाजिब भी है, ठीक है। तो लेट से कि 20 साल का कोई पर्सन है जिसको इंजरी हो रही है, ठीक है, तो 50% ऑफ द वेजेस कहा जा रहा है, तो इसका 50% जो है, 50% कितना हुआ, 1000 हो गया, ठीक है, प्लस 224 का रेलेवेंट फैक्टर है, 224 का रेलेवेंट फैक्टर है। अब इसको आप जो है, जो भी आता है अमाउंट यहाँ पे जो है, तो 224 टाइम 1000 जो है, तो 2,24,000 जो है, ये इसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, या 1,20,000 जो भी ज्यादा होगा। तो अब इसलिए 2,24,000 ज्यादा है, तो एम्प्लॉयर को ये पेमेंट देना पड़ेगा इन केस ऑफ डेथ, 2,24,000 एज पर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, ठीक है, जो कि 2017 में अमेंडमेंट हुआ है, 2,24,000 देना पड़ेगा। अभी तक तो हमने इतना समझा, इन केस ऑफ डेथ 50% ऑफ द मंथली वेजेस, ठीक है। तो प्लस जो है इनटू रेलेवेंट फैक्टर, तो रेलेवेंट फैक्टर यहां से कैलकुलेट कर सकते हो आप कितना रेलेवेंट फैक्टर है, ठीक है। तो ये रेलेवेंट फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए नहीं आया, उसमें ये जो है एक स्टेटमेंट दे दिया गया था, रेलेवेंट फैक्टर दिया हुआ था, उस रेलेवेंट फैक्टर के हिसाब से डेथ पे जो है आपको ये कैलकुलेट करना था, ठीक है। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, लेट से कि एक पैर ही कट गया, तो उस पैर का वो यूज ही नहीं कर पाएगा, तो ये 60% ऑफ मंथली वेजेस है ना, 60%। अब यहाँ पे क्यों ज्यादा है, इन केस ऑफ डेथ तो ये एक बार का सेटलमेंट है, ये इंसान ही नहीं है, लेकिन अगर कोई परमानेंट टोटली डिसेबल हो गया है तो वो जिंदगी भर किसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पैसा भी ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे ये जो 50% है इसको 60% कर देंगे, प्लस रेलेवेंट फैक्टर सेम जाएगा, ठीक है, या 1,40,000 जो ज्यादा आएगा उस हिसाब से ये पेमेंट जाएगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। टेम्परेरी जो डिसेबलमेंट है, परमानेंट टेम्परेरी डिसेबलमेंट है, तो इसकी हाफ मंथली पेमेंट, लेट से हाफ मंथली पेमेंट प्लस
25% is 25% of the monthly wages paid every 15 days after 3-day waiting period, ये रहेगा। ठीक है, तो आप समझ गए। और परमानेंट पार्शियल अगर डिसेबलमेंट हो गया, इफ इंजरी इन शेड्यूल 1 पार्ट 2 में पे सेम परसेंटेज एज लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी मेंशन्ड देयर, यहाँ पे इस शेड्यूल में है सेम एज लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, जिस हिसाब से लॉस हुआ है। तो ये दो इंपॉर्टेंट याद रखना, ये वाले, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी के इंपॉर्टेंट नहीं। टेम्परेरी का 25% याद रखना। कुछ एडिशनल कवरेजेस भी हैं। तो एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंस मस्ट बी रीइंबर्स्ड, ठीक है, कि ये इसके अलावा है कि जो एक्चुअल मेडिकल जो वो है ये रीइंबर्स करवाना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये तुरंत नहीं दिया, ठीक है, तो कितने दिन का टाइम है, तो ये उसी दिन मैंने बताया कि तुरंत ड्यू हो जाता है। ड्यू कब होता है, जब जिस दिन इंजरी या डेथ हो रही उसी दिन ड्यू हो जाता है। और जो मैक्सिमम टाइम है वो 30 डेज का है, ठीक है, 30 डेज है। 30 डेज से अगर अधिक हो रहा है, एम्प्लॉयर 30 डेज से अधिक जो टाइम ले रहा है ये कंपनसेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, तो इसको क्या है 12% का सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पे करना पड़ेगा उस अमाउंट पे, ठीक है। और अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है रीजन फॉर डिले, he has no valid reason or no valid explanation for, employer has no valid explanation for this delay, तो क्या है कि 50% of the wage, जो सॉरी 50% ऑफ द ओरिजिनल कंपनसेशन, लेट से कंपनसेशन 50,000 है, ठीक है, तो 25% 25,000 इसको एक्स्ट्रा प्लस इस पे जो 12% का सिंपल इंटरेस्ट, ये सारा कुछ पे करना पड़ेगा, ठीक है। इमीडिएटली जो फ्यूनरल एक्सपेंस है, किसी की डेथ हो जा रही है तो 5,000 का फ्यूनरल एक्सपेंस भी एम्प्लॉयर देगा, और ये इनहेंस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है बाय गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कमिश्नर के द्वारा, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने बात की हैं, ड्यू एंड पेनल्टीज हमने देख ली हैं। तो ये जो ड्यू है सेक्शन 4A में आता है, तो कंपनसेशन ड्यू इमीडिएटली आफ्टर द एक्सीडेंट ऑकर्स, है ना, तुरंत जो है ड्यू हो जाता है। प्रोविजनल क्या है, इफ लायबिलिटी डिस्प्यूटेड, कि कौन पे करेगा, प्रोविजनल पेमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, अगर लायबिलिटी की भाई देना है कि नहीं देना है, ये डिसेबलमेंट सही नहीं है या मैं दूंगा कोई और देगा, एम्प्लॉयर के बीच में लायबिलिटी का कोई डिस्प्यूट है, तो ये एक प्रोविजनल पेमेंट जो है बेस्ड ऑन एडमिटेड लायबिलिटी देना पड़ेगा, बाद में ये सेटल होगा, ठीक है। 1 मंथ का जो डिफॉल्ट पीरियड है, 1 महीने के भीतर जो जो डेट है जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसी दिन ये ड्यू हो जाता है, विद इन 1 मंथ जो है इसको देना पड़ेगा, अदरवाइज पेनल्टीज लगेंगी। तो 12% का सिंपल इंटरेस्ट है प्लस अप टू 50% पेनल्टी ऑन ड्यू अमाउंट, जो भी रहे, लेट से 50,000 है तो 25,000 का जो है पेनल्टी लगाई जा सकती है। किसके ऊपर, पे टू, ये किसको दिया जाएगा, तो ये पेनल्टी अमाउंट जो भी है ये डायरेक्ट किसके पास जाएगा, ये एम्प्लॉय के पास जाएगा या उसके डिपेंडेंट के पास जाएगा, और किसी के पास नहीं जा सकता है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन की बात करें सेक्शन 8 में, इफ एम्प्लॉय डाइज, अगर एम्प्लॉय ही मर जा रहा है, अभी हमने पहले बात कर ली है, और इज लीगली डिसेबल्ड, है ना, इज लीगली डिसेबल्ड, वो कुछ नहीं कर सकता, लेट से कि ब्रेन डेड है, या वो कुछ डिसीजन लेने के, लेट से उसको पार्किंसन डिजीज हो गई है, ही इज नॉट इन कंडीशन टू टेक डिसीजंस, तो कौन देगा कंपनसेशन, ठीक है, ही इज लीगली डिसेबल्ड, इफ ही डाइज और इज लीगली डिसेबल्ड, कंपनसेशन मस्ट बी डिपॉजिटेड विद कमिश्नर, किसके साथ, इफ एम्प्लॉय डाइज, ठीक है, या इज लीगली डिसेबल्ड, ठीक है, कंपनसेशन किसके पास जाएगा, sorry, I have explained something differently, right, तो I am seeking sorry, if employee की डेथ हो जा रही है, he dies, या वो डिसेबल्ड है, ठीक है, तो कंपनसेशन मस्ट बी डिपॉजिटेड विद कमिश्नर, नॉट पेड डायरेक्टली, ठीक है, मर जा रहा है या लीगली डिसेबल्ड है, ठीक है, परमानेंट डिसेबल्ड है, तो ये जो है किसके पास जाएगा, कमिश्नर के पास, और ये डायरेक्टली पे नहीं किया जाएगा। एम्प्लॉयर में एडवांस अप टू 3 मंथ्स वेजेस टू डिपेंडेंट, ये बाद में एडजस्ट किया जा सकता है कंपनसेशन में, ठीक है, लेकिन तुरंत जो है 3 महीने का वेज को वो डिपेंडेंट को दे सकता है कि वो अपने शुरुआती खर्चे चला सके, बाद में ये एडजस्ट किया जाएगा। एक कंडीशन और है कि वुमेन है, ठीक है, ये बेसिकली ये कंडीशन यही की है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, ठीक है, बिलो 18 है, तो इस केस में ये कमिश्नर के पास डिपॉजिट होगा और किसी के पास नहीं जाएगा, याद रखना। कमिश्नर क्या किसका काम है, तो ये पब्लिश करेगा नोटिस फॉर डिपेंडेंट कि भाई ये तुम्हारे लिए ये कंपनसेशन अमाउंट है,
डिवाइड करेगा कंपनसेशन अमंग डिपेंडेंट्स फेयरली, इसकी ड्यूटी है। मे इन्वेस्ट और मैनेज पेमेंट फॉर वुमेन और माइनर्स, ठीक है, ठीक है, या इन्वेस्ट कर देगा या मैनेज करेगा, ठीक है, जैसी जरूरत होगी। कैन अल्टर डिस्ट्रीब्यूशन इफ फ्रॉड और चेंज सर्कमस्टांसेस ऑकर, तो ही हैज दैट पावर। इस मींस सिंपल टर्म में कह सकते हो कि सिविल जज की पावर होती है, सिविल कोर्ट की पावर होती है आईपीसी के तहत कमिश्नर के पास, ठीक है। सेक्शन 9 कंपनसेशन नॉट ट्रांसफरेबल। अब लेट से कि जो एम्प्लॉय है, जो काम कर रहा है किसी कंपनी में, उसकी डेथ हो जा रही है, अब इसने कुछ उधार ले रखा है या कुछ लीगल लाइबिलिटीज हैं इसके ऊपर कंपनी की या किसी और की, तो ये इसका जो कंपनसेशन बन रहा है उस लीगल लाइबिलिटी के बराबर ही बन रहा है या उससे कम ही बन रहा है। तो क्या इंप्लॉयर के पास ये पावर है कि ये कंपनसेशन ना दे? इज दिस पावर विद लाइज विद एम्प्लॉयर? तो आंसर इज नो, क्योंकि ये एक सोशल सिक्योरिटी गारंटी है टू द डिपेंडेंट या जो एम्प्लॉय है उसको ही, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी गारंटी है और ये डिसेबलमेंट के कंडीशन में दी जा रही है। तो ये जो आपका फंड है कंपनसेशन, ये असाइन नहीं किया जा सकता किसी और को, कहीं और अटैच नहीं किया जा सकता और सेट ऑफ अगेंस्ट डेट नहीं किया जा सकता है। इट इज प्रोटेक्टेड पेमेंट स्लोली फॉर एम्प्लॉय या उसके डिपेंडेंट के लिए, कोई और इस हक को नहीं ले सकता है, जैसा कि हमने पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में भी देखा था, इसी तरह का है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। नाउ नोटिस क्लेम्स एंड मेडिकल एग्जामिनेशन सेक्शन 10, नोटिस रिक्वायरमेंट। तो ये नोटिस गिवन एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर एक्सीडेंट, ठीक है, ये नोटिस किसको? एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, एम्प्लॉय को। क्लेम विद इन 2 years ऑफ एक्सीडेंट या डेथ, ठीक है। लेट से कि क्लेम ही नहीं किया किसी ने, तो मैक्सिमम टाइम कितना है क्लेम करने के लिए, और एम्प्लॉयर ने दिया भी नहीं, तो मैक्सिमम टाइम 2 साल का है। ये कमिश्नर के पास क्लेम किया जा सकता है डिपेंडेंट के द्वारा, और 2 साल के अंदर अगर ये एम्प्लॉयर की गलती है और उसने नहीं दिया है तो एम्प्लॉयर को वो सारे कंपनसेशन, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, लीगलिटी के साथ देनी पड़ेगी। अगर एम्प्लॉयर की गलती नहीं है तो उसको जितना कंपनसेशन बनता है वो देगा। फॉर डिजीजेस 2 years फ्रॉम फर्स्ट एब्सेंस और सिम्टम्स डिटेक्शन, ये मैक्सिमम लिमिट है, यहाँ तक जो आप कंपनसेशन सीख कर सकते हो। मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर एम्प्लॉयर को लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो तो एम्प्लॉयर कैन ऑफर फ्री एग्जाम विद इन 3 days, और आपको ये फॉलो करना पड़ेगा एक एक्सीडेंट के बाद, ठीक है, 3 दिन के अंदर फ्री एग्जाम वो कर सकता है। एम्प्लॉय मस्ट अपीयर, रिफ्यूजल अगर वो नहीं अपीयर कर रहा है, सस्पेंड कंपनसेशन राइट, ठीक है, कंपनसेशन राइट को सस्पेंड कर सकता है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सीडेंट ऑन एम्प्लॉयर प्रीमाइसेस विद नॉलेज, लेट क्लेम अलाउड फॉर सफिशिएंट कॉज, ठीक है, कुछ कॉजेज में कर सकता है। एक्सीडेंट अगर एम्प्लॉयर के प्रीमाइस पे हो रहा है विद नॉलेज, तब भी जो है ये इसमें थोड़ा सा डिले किया जा सकता है। अब कुछ और भी सेक्शंस हैं। तो सेक्शन 10 में हमने देखा था कि नोटिस ऑफ एक्सीडेंट एंड क्लेम विद इन 2 years, और ये एक्सटेंडेबल है, ठीक है, विद सफिशिएंट कॉज, लेकिन ये जो मैक्सिमम टाइम है ये 2 साल का है, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन, रिफ्यूजल सस्पेंड्स राइट टू कंपनसेशन, अगर एम्प्लॉयर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफर कर रहा है एम्प्लॉय को, अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है या कोई बीमारी है और आप नहीं जा रहे हो बीइंग एन एम्प्लॉय, तो आपका जो ये कंपनसेशन राइट है ये सस्पेंड हो सकता है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर 12 में है कि लायबल फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉयज, ठीक है, अभी हमने बात की है कि बीएसएनएल है, उसका कोई कॉन्ट्रैक्टर है, इसने जो है वर्कर्स प्रोवाइड करवाए, लेकिन इसका इंसिडेंट जो एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ हो रहा है, तो ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है? बीएसएनएल है। तो ये जो बीएसएनएल है ये लायबल है फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉय, ये बाद में कॉन्ट्रैक्टर रिकवर कर लेगा, लेकिन शुरू में कौन लायबल है? वो बीएसएनएल है, ठीक है। अब 1340 में राइट इन केस ऑफ थर्ड पार्टी नेग्लिजेंस और एम्प्लॉयर्स इंसॉल्वेंसी, इंश्योरर लायबल होगा, ठीक है। यहाँ पे 14A में कंपनसेशन इन फर्स्ट चार्ज ऑन एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी, ठीक है, कंपनसेशन इज फर्स्ट चार्ज ऑन एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी। 15B जो है ये सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 15B जो है 15 और 15B स्पेशल प्रोविजन फॉर सीमेन जो काम करते हैं शिप्स पे, एयरक्राफ्ट क्रू, एम्प्लॉयज सेंट अब्रॉड, इनके लिए दिया हुआ है, तो बस इतना याद रखना। 17A जो है ये 2017 के अमेंडमेंट से है, एम्प्लॉयर मस्ट इन्फॉर्म एम्प्लॉयज इन राइटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिकली अबाउट कंपनसेशन राइट्स की क्या क्या मिलेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। 18A पेनल्टी है 50,000 की, जो कि 1 लाख तक
हो सकती है नॉन कंप्लायंस पे ऑफ इंफॉर्मेशन और रिपोर्टिंग ड्यूटीज। तो इस पे लिए एम्प्लॉयर को इतनी तक की पेनल्टी लग सकती है। लेट से कि कोई डिस्प्यूट है, अब ये डिस्प्यूट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया वेजेस, ये कंपनसेशन को लेके, तो ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा कमिश्नर ही। और ये कमिश्नर के पास अगर केस जा रहा है तो उसके पास 3 महीने का टाइम है कि वो 3 महीने में इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे। ठीक है, 3 मंथ से ज्यादा वो नहीं ले सकता। विद इन 3 मंथ्स ही हैज टू रिजॉल्व दैट डिस्प्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे यहीं पे दिया हुआ है 1927 सेक्शन में कमिश्नर्स पावर एंड प्रोसीजर। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिसाइड ऑल डिस्प्यूट रिगार्डिंग एम्प्लॉय का स्टेटस क्या है, कंपोजिशन का अमाउंट क्या होना चाहिए, एक्सटेंट ऑफ डिसेबलमेंट है कितनी, परमानेंट है, टोटल है। सिविल कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर, ठीक है, यहाँ पे इंटरफियर नहीं कर सकती क्योंकि ये खुद सिविल कोर्ट की पावर रखता है, कौन? कमिश्नर। ठीक है, कोर्ट पावर है इसके पास, हैज पावर ऑफ सिविल कोर्ट फॉर एविडेंस कलेक्शन, विटनेस प्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट कलेक्शन, डीम्ड सिविल कोड अंडर सीआरपीसी 1973 ये माना जाएगा। टाइमलाइन क्या है कि ये सारे केसेस को 3 महीने, इसके पास अगर आता है रेफरेंस जो है किसी केस का, तो उसको 3 महीने के भीतर इसको सुनवाई करनी है। लेट्स से कि एम्प्लॉय इज नॉट हैप्पी विद द कमिश्नर्स वर्डिक्ट, है ना, एम्प्लॉय इज नॉट हैप्पी विद द कमिश्नर्स वर्डिक्ट, तो ही कैन अपील टू हाई कोर्ट ऑन स्पेसिफाइड ऑर्डर। रिकवरी, तो कैन रिकवर ड्यूज, मान लो एम्प्लॉयर ने पैसा नहीं दिया और वो डिनाई ही कर दिया, तो कमिश्नर हैज दैट पावर, ही कैन रिकवर दो ड्यूज ऑफ एम्प्लॉय एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू की तरह रिकवर कर सकता है। और कंपनसेशन इज फर्स्ट चार्ज ऑन एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी, अगर मान लो उसके पास पैसे नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी पे चार्ज किया जा सकता है। अब कुछ शेड्यूल्स हैं, ठीक है, इनको भी याद रखना कौन से शेड्यूल में, टोटल 4 शेड्यूल हैं। तो शेड्यूल 1 में ये इंजरीज की लिस्ट बताता है कि कौन कौन सी इंजरीज हैं, एंड परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, इसके ऊपर जो है डिसाइड किया जाएगा कि डिसेबलमेंट किस टाइप का है। ठीक है, तो शेड्यूल 1 का पार्ट 1 है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट 100% अगर डिसेबिलिटी है। और इसका पार्ट 2 जो है ये परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है, ये वेरी करता है परसेंटेज टू परसेंटेज वाइज। अब शेड्यूल 2 में ये डिफाइन करता है डीम्ड एज एम्प्लॉय अंडर द एक्ट, कि ये एम्प्लॉय कौन हो सकता है, कवरिंग वेरियस इंडस्ट्रीज एंड ऑक्यूपेशंस। ठीक है, ये शेड्यूल 2 है जो बात करता है। तो जो आपका शेड्यूल 1 है ये डिसेबलमेंट जो है इसको वो करता है, इंजरीज और लॉस को कितनी डिसेबलमेंट है इसको वो ट्रैक करता है। शेड्यूल 2 एम्प्लॉय की डेफिनेशन बताता है। शेड्यूल 3 ये ऑक्यूपेशनल डिसीजेज जो हमने बात की कौन कौन सी होती है इसको कवर करता है। और शेड्यूल 4 जो है ये एज वाइज मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स किस तरह से काम करेगा, मतलब जो आपको कंपनसेशन मिलना है तो कौन सी एज पे कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगेगा, ये सारा जो है आपका शेड्यूल 4 में है। Employees protection, compensation cannot be assigned, attached or set against the debt, हमने पहले ही देख लिया है। तो ये सारी चीजें हमने बात कर ली है। So this was all for today। हमने पूरा का पूरा Employees Compensation Act 1923 as amended in 2017 देख लिया है, और इससे बाहर इससे कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। और अगर और भी डिटेल में आपको जानना है और भी डिटेल में देखना है इसको, तो यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल फोकल आईएएस, वहां पे इसकी पीडीएफ पड़ी हुई है। तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप डिटेल में देख सकते हो। पीडीएफ बस बहुत शॉर्ट है, 15 पेजेस की है, और ये टोटल एक्ट मोर देन 40 पेजेस का है। तो वहां पे आप इसको 2 पार्ट में, एक शॉर्ट समरी है, एक जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन है, इसको जाके वहां पे देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। एंड प्लीज दोज हु वांट टू सब्सक्राइब दिस प्रोग्राम डू इट फास्ट, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। थैंक यू।